हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इंडियन मार्केट में कल भी गिरावट हुई, आज भी गिरावट हुई। और अगर इंडियन मार्केट के नजरिए से देखें तो इंडियन मार्केट में कोई भी बैड न्यूज नहीं है, सिवाय इसके कि क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी लेवल पर बात करें तो हर जगह सिर्फ यही बात आती है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आने वाले वक्त में इंडिया की इकोनॉमी बेस्ट रहेगी। वहां पर अगर हम डाउ जोन्स की तरफ देखते हैं तो अगस्त से अभी तक डाउ जोन्स 7.5% गिरा है। लेकिन अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से 4% गिरा है। देखिएगा, फर्क है। यानी ओवरऑल अगर हम यूएस मार्केट पे जाते हैं, ग्लोबल मार्केट पे जाते हैं, तो ईमानदारी से जितना पैनिक है, जितनी बैड न्यूज है, वो सब यूएस मार्केट से आ रही है। तो अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं और वहां पर ये पाते हैं कि अरे कुछ ऐसा ज्यादा बैड वाला नहीं है, बट आखिर ऐसा क्या हो रहा है, वो समझने के लिए यूएस मार्केट को समझना जरूरी है। क्योंकि यूएस मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो 2008 के क्राइसिस के समय हुआ था। आपको पता है, शटडाउन होने वाला था यूएस, लास्ट मोमेंट में शटडाउन से बचा है, जिस पर बेहतरीन वीडियो बनाई थी। तो शटडाउन एक आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। आई होप उस वीडियो से आप समझ पाए होंगे। तो अब आखिर क्या चल रहा है यूएस में, सबसे पहले हम आपको उस डेटा फैक्ट के साथ, चार्ट के साथ दिखाएंगे, तो एक बिग आई ओपनर होगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इंडियन मार्केट में कैसे करना है, और उसके बाद इंडियन मार्केट में ट्रेडर कैसे कर सकते हैं, और एज एन इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन निकाल पाएंगे। लास्ट तक की बात इसलिए ऐड कर रहा हूं कि दो वीडियो मैंने लास्ट बनाई, एक ऐसी कि अब आपको किसी के हेल्प की नीड नहीं, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, प्रूवन है, जहां पर आप पीएमएस वालों को, फंड मैनेजर को, सबको फेल कर दोगे और बिना किसी की हेल्प के आप सबसे आगे, सबसे बेहतरीन रिटर्न कमा के खूब अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। बट वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी। वहीं पर कल एक पावर सेक्टर की वीडियो बनाई जिसमें हमने एक बहुत सिंपल तरीके से कुछ डेटा फैक्ट अक्टूबर के, कुछ अदर डेटा फैक्ट जो Q2 में आने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर किए, जिससे आप एक बेहतरीन अगेन रिटर्न कमा सकते हो। वहां पर हमने क्वेरी भी की, वहां पर लोगों के जवाब कम आए। तो पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है बस मुझे कोई आए, स्टॉक के नाम बता दे और मैं पैसा कमा लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो सेबी के डेटा के अनुसार 10 में 9 लोग लॉस में नहीं रहते। ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने फ्री स्ट्रेटजी जो ऑप्शन की है, इंट्राडे की है, स्विंग की है, जो हम अपने फॉलोअर्स को दे रहे हैं जिससे वो सीख सकें और कमा सकें, आप लोगों ने हमारी टीम से ले ली होगी। अगर नहीं ली है तो 9708094321 पे कॉल या व्हाट्सएप करके लीजिए और प्लीज कमाइए और उस स्ट्रेटजी को लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। बहुत तेजी से हमारा व्हाट्सएप चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और 26,000 पे आ चुका है इतने ही कम समय में। तो बस जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, हम भी यूं ही बेहतरीन अपडेट लाते रहेंगे। और दिल से शुक्रिया यूट्यूब मेंबरशिप को प्यार देने के लिए, जहां लर्निंग और अर्निंग आप लोगों को पसंद आ रही है, जहां पर बहुत कुछ मिलता है। आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर बस कमाते रहें। और अब चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो यहां पर यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, वन बाय वन देखेंगे। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यूएस मार्केट में पैनिक बना हुआ है बॉन्ड यील्ड की वजह से। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अपने 14 ईयर के हाई पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, 2008 में जब क्राइसिस आया था तो उस वक्त यूएस के 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड था 4.288 और अभी चल रहा है 4.847। मतलब उस 2008 के क्राइसिस से भी ऊपर चल रहा है। और यहां पर स्टॉक मार्केट और बॉन्ड यील्ड में एकदम निगेटिव रिलेशन है। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर मुझे रिस्क फ्री रिटर्न ज्यादा मिले तो मैं ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करूंगा? एग्जांपल मान लीजिए, आपको बॉन्ड में 10% मिल रहा है, मतलब आपका बॉन्ड यील्ड हुआ 10% और मार्केट में इन्फ्लेशन है 7%। तो भैया, जब आपको बिना कोई रिस्क लिए 10% रिटर्न मिलेगा तो हम स्टॉक मार्केट में आके टेंशन क्यों लेंगे, बीपी क्यों बढ़ाएंगे? सही है ना? आप जवाब तो बताइए कमेंट में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहां पर एक सवाल और पूछता हूं। अभी बहुत सारा सोशल मीडिया पे एक न्यूज चल रहा है जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा आ रहा है और आप लोगों को पैनिक क्रिएट कर रहा है कि निफ्टी 12,000 आएगी। भाई प्लीज कमेंट में बताइए किस किस को लगता है निफ्टी 12,000 आएगी, क्योंकि ये पैनिक से ही नए रिटेल भाई कभी नहीं कमा पाते हैं। और मैं लास्ट में ये सवाल का जवाब दूंगा, मेरा पॉइंट क्या है, ईमानदारी से बताइए। तो कॉमन सा लॉजिक है कि बॉन्ड में यील्ड ज्यादा मिलेगा तो फंड शेयर मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे शेयर मार्केट में प्रेशर आएगा। बस इतना ही आपको समझना है। अब आगे का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जून 2022 में हाईएस्ट 9.1% पे चल रहा था। उसके बाद इन्फ्लेशन कम करने के लिए यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया
और इन्फ्लेशन 9.1% से लाकर 3% पे खड़ा कर दिया। जून 2023 में ये इन्फ्लेशन 3% पे था। उसके बाद जुलाई अगस्त में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यूएस का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 2.58% के पास रहता है, मगर कोरोना के बाद से इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा था और इन्फ्लेशन कम करने के लिए इकोनॉमी से फंड निकालना होता है और इकोनॉमी से फंड तभी निकलेगा जब पब्लिक को बिना रिस्क का हाई इंटरेस्ट मिलेगा। यही लॉजिक है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूएस फंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला गया और फंड स्टॉक मार्केट से निकालकर बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। ये है यूएस मार्केट में पैनिक की वजह। सिर्फ बॉन्ड यील्ड बढ़ता तो शायद इतना पैनिक नहीं आता, मगर बॉन्ड यील्ड बढ़कर 2008 के लेवल से ऊपर चला गया। इसके अलावा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के साथ यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 2006 के हाई के पास है, 5.152 पे चल रहा है। शॉर्ट टर्म में यानी कि 2 साल में जब रिस्क फ्री 5.15% का रिटर्न मिलेगा तो कोई भी इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में क्यों करेगा? क्योंकि यूएस भैया डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वहां तो रिस्क फ्री 5% रिटर्न मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। इंडिया में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, यहाँ पे तो 25 दिन में पैसा डबल चाहिए सबको, लेकिन इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है। बट यही सब एक लर्निंग है जो हम वीडियो में ध्यान से आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इस बॉन्ड यील्ड के अलावा और भी कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूएस मार्केट में पैनिक बन रहा है। जो मैंने कहा था ना, 1 बाय 1 तो एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट होगा। जैसे यूएस बैंक अराउंड $600 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉस को फेस कर रहे हैं। इस अनरियलाइज्ड लॉस का मतलब है यूएस बैंक जितना भी इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हैं उन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है, मगर अभी तक ये इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ है, इसलिए इसे अनरियलाइज्ड लॉस कहा जाता है। इसको एग्जांपल से समझिए कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, मगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया, तो ये 20,000 का लॉस अनरियलाइज्ड होगा, क्योंकि घट के क्या हो जाएगा भगवान मान ली। यूएस बैंक का ये अनरियलाइज्ड लॉस टोटल बैंकिंग कैपिटल का 25% है और अब तक का सबसे हाईएस्ट लॉस है। और अगर ये लॉस ऐसे ही बढ़ गया तो पहले बैंक को प्रॉब्लम होगा, उसका असर कंपनी पे दिखेगा, ओवरऑल इकोनॉमी निगेटिव दिख सकती है। करेक्ट है। इसके बाद यूएस में S&P 500 का विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स 19.78 के पास चल रहा है और इसका बढ़ना मतलब मार्केट में प्रेशर दिख रहा है और जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है तो मार्केट में पैनिक आता है। 2008 के क्राइसिस में ये विक्स 89.53% पे चला गया था। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि विक्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला डेटा है बैंक के रिजर्व कवरेज रेशियो का। यूएस बैंक का रिजर्व कवरेज रेशियो 225% तक बढ़ गया, मतलब $1 जो बैंक लोन दिया है उसके पीछे बैंक $2.25 रिजर्व रखा है। रिजर्व रेशियो बढ़ने के कारण सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि बैंक इन पैसों को इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा सकते और बैंक का इतना रिजर्व रखना ये इंडिकेट करता है कि बैंक को डर है डिफॉल्ट रिस्क का, मतलब लोन वापस नहीं मिलने का डर है यूएस के बैंक को, राइट। और जब इतना रिजर्व कवरेज रेशियो 3 डिकेड में सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा तो क्या ये इकोनॉमी के लिए सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद डेटा है यूएस इंटरेस्ट पेमेंट और मिलिट्री स्पेंडिंग का। 3 डिकेड में पहली बार यूएस का इंटरेस्ट पेमेंट और मिलिट्री स्पेंडिंग के बराबर आके खड़ा हो गया है। मतलब यूएस अपने डेट पे जितना इंटरेस्ट पे करता है उतना ही अपने मिलिट्री पे खर्च करता है। डिफेंस सेक्टर के एंगल से ये सही है, मगर ओवरऑल इकोनॉमी के एंगल से सही नहीं है। यूएस पे इंटरेस्ट बर्डन इतना ज्यादा है कि 2030 तक यूएस के जीडीपी का 4% इंटरेस्ट पेमेंट में जा सकता है। ये 1990 के हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर सकता है। इसके बाद यूएस का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ 17 दिन का बचा है। इसका मतलब क्या होता है कि कंट्री के पास कितना पेट्रोलियम रिजर्व है। इसका स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, मगर इनडायरेक्टली पूरे इकोनॉमी पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगा। और यूएस का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इतना नीचे 1993 से अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। टेंशन की बात हुई कि नहीं? तो ये था सभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जिसकी वजह से यूएस मार्केट पैनिक दिख रहा है। इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की अलावा एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है जो यूएस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर केविन मैककार्थी को रिमूव कर दिया और ये हिस्ट्री में पहली बार कि लेजिस्लेटिव चैम्बर ने अपने लीडर को हटा दिया। इसका असर स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, मगर पॉलिटिकल लेवल पे ये काफी बिग न्यूज है। अगर पॉलिटिकल इशू होगा तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पे असर दिखेगा और इकोनॉमी यानी स्टॉक मार्केट। तो उम्मीद है कि यहां तक आप यूएस का मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसके इंडियन मार्केट पे असर। हम सभी को पता है कि आज के टाइम में ग्लोबली हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है। आप इसको पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, लेना देना हमारा नहीं था, बट स्टॉक मार्केट गिरा। क्यों? क्योंकि यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ही डायरेक्ट कहानी थी। ये आएगा वो जाएगा, ये नहीं जा पा रहा था वो नहीं आ पा रहा था, एकदम देसी भाषा में। अब इसको हम डेटा से यहां बताते हैं। तो
इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड देखें तो इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 7.2% यूएस से इंपोर्ट होता है। 2022 के डेटा के अनुसार 2022 में यूएस और इंडिया के बीच $191.8 बिलियन का ट्रेड हुआ था। यूएस इंडिया को एक्सपोर्ट किया था $73 बिलियन का गुड्स एंड सर्विस और इंपोर्ट किया था $118.8 बिलियन का गुड एंड सर्विस। ओवरऑल यूएस का इंडिया के साथ ट्रेड डिफिसिट हुआ $45.8 बिलियन। मतलब इंडिया यूएस से इंपोर्ट कम कर रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। इसको आसान भाषा में बस इतना समझिए कि इंडिया यूएस से प्रोडक्ट सर्विस कम बाय कर रहा है और यूएस में अपना प्रोडक्ट सर्विस ज्यादा सेल कर रहा है। तो इससे यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर यूएस मार्केट में क्राइसिस आता है तो इंडियन मार्केट पे असर होगा। इंडियन कंपनी जिसका मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है उसका रेवेन्यू डाउन होगा। इंडस्ट्री वाइज देखें तो आईटी, लॉजिस्टिक, इस पे असर दिखेगा क्योंकि इंडिया के मेजर आईटी कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएस से आता है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, विप्रो। और यूएस में रिसेशन आएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होगा, जिसकी वजह से ये लॉजिस्टिक कंपनी में महिंद्रा लॉजिस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों पे रेवेन्यू कम होगा। तो यूएस इकोनॉमी में टेंशन का असर इंडस्ट्री वाइज दिखता है, करेक्ट है। और 15 सितंबर से अभी तक निफ्टी आईटी अप्रॉक्स 6% गिर चुका है। टॉप 5 कुरियर कंपनी में से एक ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने रेवेन्यू को एडजस्ट करते हुए अपने चार्जेस को 9.6% बढ़ा दिया है। ये प्राइस एडजस्टमेंट का रीजन बताया गया है करंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ओवरऑल वैसे सभी फैक्टर जो यूएस क्राइसिस से इन्वॉल्व है। तो ये था यूएस इकोनॉमी में पैनिक से लेकर इंडियन मार्केट पर असर। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। अच्छा बुरा सब सुनो, समझो, इंपैक्ट होता है। सबसे पहले आप ये जानो कि पहले अगर वो लोग छींकते थे तो यहां बुखार होता था, अब उनको बुखार होता है तो हमें सिर्फ छींक आती है। ये है सबसे बड़ा चेंज, बदलता हुआ हिंदुस्तान। एकदम साफ सुथरी सी स्पष्ट बातों में बताऊं जो आप देख रहे हैं, वाई ड्यू टू रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में नए आए। तो जो आप इस चीज को इस तरीके से लगते हैं कि मार्केट में जो एक बड़ी रैली आप लोगों ने देखी जो 17,000 के रेट से शुरू होकर 20,000 तक गई, वहां पे अगर ये करेक्शन आता है तो एक बहुत हेल्दी करेक्शन काउंट होगा और वो हेल्दी करेक्शन आपको एक बेहतरीन मौका देगा वापस से शेयर को खरीदने का। ये लिख के ले लीजिए बिना किसी डरे, क्योंकि आप जहां नजर डालोगे वहां पर वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो चुके हैं। लेकिन जब मार्केट बुल रन में रहता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, और जब मार्केट बियर में होता है तो भी वो किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक कहानी सही होती है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हमें अच्छी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो अपने करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आगे कदम बढ़ाए, जिस पर आपकी नजर थी बट इस रैली में इतनी महंगी हो गई थी कि आप खरीद नहीं पा रहे थे। तो वो आपको एक बेहतरीन मौका देने वाली है आगे आने वाले समय में। उसके अलावा ऐसे कंडीशन में जब भी होता है तो सिंपल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी होती है कि मैं एक फ्रेशर हूं, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, मैं मार्केट में आया हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो हम अपना पहला प्राइस, मतलब मार्केट आज, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कहां के लिए कर रहे हैं, आने वाले 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं। कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाते, कभी कर्ज लिया पैसा नहीं लगाते, कभी भी साल 2 साल के लिए पैसा नहीं लगाते। तो मार्केट जहां भी खड़ा होता है वहां पे हम अपना 10% लगाते हैं, फिर मार्केट में गिरावट होती है, फिर 10% गिराते हैं हर 5% की गिरावट पर। और जब हर 5% की गिरावट पर आप अगर अपना 10% लगाते हो तो हर घटे में आप सौदा पकड़ते। अब समझो 10% लगा रहे हो तो 10 बार की मैंने बात की, ध्यान से सुनना, और 5%, तो क्या मार्केट 50% गिरेगा? आंसर है बिग नो। मैं आपको एकदम सेफ नहीं, सेफेस्ट की दुनिया में ले गया, जहां पर कोई दुनिया की ताकत आपको न हिला सकती न डरा सकती, बल्कि ऑन एन एवरेज आपका माल इस तरीके से इकट्ठा होगा कि मार्केट में जब भी रैली आएगी आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। और आप कभी भी हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं। ये वर्ड सिर्फ रिटेल वालों के लिए अप्लाई होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है बेसिक। जहां पर हमने बताया ना कि हमने आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन, अब किसी के हेल्प की नीड नहीं, वहां पर जो हमने है ना 2008 का भी डेटा दिखाया था क्राइसिस का, और उसके बाद से हर एक साल का डेटा दिखाया कि कैसे पैसा कमाया जाता है। तो उस वीडियो को यहां पर मिलाइए, आपको एकदम सॉलिड आइडिया मिलेगा और आपको कोई टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और बिंदास अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं।
यहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 19,490 का सपोर्ट था जो हम आपके साथ डिस्कस किए थे, वो आज टूटा है और टूट के नीचे मार्केट आया है। यहां पर अब नेक्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी का होगा वही पुराना, जहां पर आप लोगों को तरपाते तरसाते हुए 19,200 250 के बाद से रैली हुई थी, ये अगला निफ्टी का सपोर्ट होगा। ये अगर टूटता है तो वापस से यहां पर आप और मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी का लेवल 44,200 का बताया था हमने आपके साथ, आज आपने वहां पर गिरावट देखी है और वहां पर गिरावट के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 43,590 का है और नेक्स्ट जो सपोर्ट है 43,300 का है। ये दो इसके सपोर्ट लेवल हैं, ये अगर आप टूटते देखोगे तो यहां से गिरावट आप देख सकते हो। तो ये है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। बट आई होप एक बड़ी पिक्चर जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की वो समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक चीज आपके साथ क्लियर कर दिया है, जहां पर डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ मार्केट को समझने की जरूरत होती है। तो बस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी एजुकेट कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हर एक आईपीओ चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।